Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड सीरीज। और अब तो तुम लोग मान ही गए होंगे कि ये सीरीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड सीरीज है। मैं कर रहा हूँ इस सीरीज में कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। कंप्लीट का मतलब सही मायनों में कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तुमने इतना डिटेल में शायद कभी भी नहीं पढ़ाई की होगी। द वे वी आर डूइंग इट फॉर यू ऑन यूट्यूब चैनल। ये कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पहले सीरीज में, इस सीरीज में इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर वीडियोस बनाए और तुमको देखकर बड़ा ही अचंभा होगा कि वो एक पार्ट में नहीं, 5 पार्ट्स में पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया। प्लीज वॉच दोस यूट्यूब वीडियोस। मुझे नहीं लगता इंडिया चाइना रिलेशंस के में उसके बाद आपको शायद ही कोई तकलीफ होगी। आज मैं सेम सीक्वेंस में कंटिन्यू कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ये सब एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स तुम्हें मालूम ही है कि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू लुक एट द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और व्हेन आई से मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is more on basis of probability, more on the basis of previous year question than anything else. I am not saying that they cannot ask you something else, लेकिन ऐसा मेरा इरादा है कि वी शुड ट्राई एंड कवर अप एज मेनी टॉपिक्स जो कि ऑफन एंड मोस्ट कॉमनली रिपीट होता है। सो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, अगेन दिस विल बी अ मल्टी पार्ट सीरीज और इसमें हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। आई एम इन नो हरी ऑफ ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ। मैं चाहूंगा कि मैं कंप्लीट कवरेज करूं एंड दैट इज व्हाट माय एंटायर एम इज ऑल अबाउट। सो अगर ये 3 पार्ट्स में होता है तो भी चलेगा, 4 पार्ट्स में होता है तो भी चलेगा। आई विल ट्राई एंड कवर एवरीथिंग। सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी में मुझे मेरे रेफरल कोड सिड लाइव के नाम से जाना जाता है। SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है। प्लीज इस कोड का इस्तेमाल कीजिए जब भी आप अन अकेडमी के वेबसाइट पे जाइए या ऐप से जाइए और कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे वो प्लस हो, चाहे आइकॉनिक हो, चाहे वो कॉम्बैट कोर्स हो। प्लीज जहां पर रेफरल कोड है वहां पर यूटिलाइज कीजिए सिड लाइव। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपको मिलेगा ह्यूज डिस्काउंट, और जो आपको ह्यूज डिस्काउंट के साथ साथ यू विल बी द पार्ट of Team Set Live and I'll be very very happy to teach you. तो यूज द कोड सेट लाइव। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कनेक्ट कीजिए। तो मुझे बहुत जरूरी बातें होती है विद रिलेशनशिप टू एनीथिंग इन पॉलिटी, एनीथिंग इन गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कोई ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अब मैं तुम्हारे साथ PDF भी शेयर करने लग गया हूँ ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि तुम रिवाइज कर पाओ। ये सब कुछ फॉर योर प्रैक्टिस, सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगा। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट। और अगर इस टाइम तुम्हारे पास मोबाइल कैमरा है तो यू बी इजीली एबल टू जॉइन दस। बस अपना कैमरा को यूज कीजिए और इस कोड को स्कैन कर लीजिए। सो यू विल बी एबल टू जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू। कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हैं आप सब लोगों के लिए, huge announcements with regards to the preparation. So अन अकेडमी आपके लिए 29 जुलाई तक एक ऑफर लेकर आए। सो दिस इज द 29 जुलाई तक एक ऑफर लेकर आया है विच यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। सो 29 जुलाई तक अन अकेडमी आपके लिए ऑफर कर रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज अ मेगा एक्सटेंशन ऑफर एट 20% डिस्काउंटेड प्राइस। अब दोनों ही बातें हो गई, 20% डिस्काउंटेड प्राइस भी है और अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन भी है। ये कमाल का ऑफर, अमंग्स द लार्जेस्ट ऑफर जो शायद अन अकेडमी ने दिया है। इन अदर वर्ड्स 1/5 डिस्काउंट भी है और 6 मंथ्स तक की एक्सटेंशन भी ऑफर्ड है। ऑल ऑफ देम एट जस्ट मेकिंग श्योर कि आप रेफरल कोड यूज करो सेट लाइव, SIDLIVE। और ये रेफरल कोड यूज करते ही 29 जुलाई तक आपको ये ऑफर मिल जाएगा। डोंट मिस सच एन ऑफर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Also, we are on an academy, the largest online learning platform in India.
where the best educators for UPSC civil service examination are present, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, फॉर एवरीथिंग। तो इस तरह का ऑफर आया है। एक मेजर अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए। तो मैं लाइव टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं ऑन द अनअकैडमी ऐप, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट का है। 10 मिनट्स, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ 10 मिनट, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसके लिए जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है। प्लीज अपने आप को एनरोल करो, और एक तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम लोग हो कहाँ, वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। और दूसरा जो कमाल की बात ये हो जाएगी कि अगर तुम फर्स्ट आ गए तो तुम्हें मिल जाएंगे यूपीएससी नोट्स 2.0। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज नोट्स ऑफ अन अकेडमी एक बहुत ही ऑसम एक्सरसाइज है, और ये तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक और है दैट इफ यू, मैं इसका भी लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। सो यू वांट टू गो टू माय लैंडमार्क जजमेंट्स, बेसिक्स ऑफ पीएसआई, 100+ एमसीक्यूज, ये सब कुछ पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप पूरा का पूरा ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। द लिंक इज शेयर्ड इन द कमेंट सेक्शन, डोंट मिस इट। सो सारी लैंडमार्क जजमेंट्स, मैंने 25 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसमें पढ़ाया हुआ है। सारी पॉलिटिकल थ्योरी इसमें पढ़ाई हुई है, एमसीक्यूज किए हुए हैं। You have a great opportunity to take advantage of all of this. Don't miss this opportunity. तो तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 जो कि मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मिलेगा एट सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 year and above from July 15th onwards. Just use the code SIDLIVE and you will be able to do it. This is a CSC Assure program जिसमें हर 2 years सब्सक्रिप्शन पर 1 year फ्री होगा, and you will also get a 0% EMI per loan. We have an academy with the widest choice of educators, flexibility to change course, unlimited views, dedicated out sessions, printed comprehensive notes, end-to-end preparation, live mentorship, and daily answer writing plan. हमने पहले भी बहुत टॉपर्स क्रिएट किए, एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू डू दिस पार्ट। ये जीएस कॉम्बैट विच विल बी ऑन 31st जुलाई एट 11 AM। आज का वीडियो इज रिलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पेशली हमारे लिए, स्पेशली साउथ एशिया में। मेरे ख्याल से दिस इज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन जो आपको पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाई आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, एंड आई एम श्योर तुम इसका रेलेवेंस समझते हो। और आज की क्लास एंड द सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी नोन अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिलेशनशिप टू इंडिया एंड पाकिस्तान, हम सब कुछ कर लेंगे। और ये फोटोग्राफ होती है ना, हाँ सर, कुछ कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ तस्वीरें होती है, वो सब कुछ बयान कर देती है। कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर अपने आप में ये बता रही है कि ऐसा पक्का विश्वास ही हो रहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन का मोड आम तौर पे क्या रहा है। वैसे हमने बहुत कोशिश की, इंडिया ने बड़ी कोशिश की एज अ पीस लविंग नेशन कि हम पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है फॉर सम और द अदर रीजन। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग गवर्नमेंट्स में, हमने ये हर टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ होते हुए देखा। तो रीजंस अलग अलग है, और उसी वजह से हम लोग, अगर मैं तुम्हें 1950s में पढ़ा रहा होता ना, तो भी मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ा रहा होता, लेकिन कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में, सिमिलरली 60s में, सिमिलरली 70s में, एंड ऐसे ही हर डिकेड एंड हर 5 साल, हर 10 साल, हर 7 साल, हर इवेंट, हर वॉर के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के डायनामिक्स चेंज होते गए। सो पहले जब तुम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो ना, तो इसको फैक्चुअली मत पढ़ा करो, इसको समझा करो इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। So first you have to understand the context of it, and once you understand the context of it, then तुम आंसर लिखोगे तो बड़े सब्सटैंशियल आंसर्स लिखोगे। अदरवाइज तुम ऐसे टाइम पास में लिखोगे और वो तुम्हें कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं होगा। So make sure that you understand this completely, and once you understand this completely, it will be very very grateful for you, and that'll be great. So let us understand this and understand this. ये मैं तुम्हें थोड़े बहुत एडिटोरियल्स का एक ओपिनियन बता रहा हूं, ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एडिटोरियल्स पूछे क्यों जाते हैं और इन एडिटोरियल्स का मतलब क्या है। तो ये ऑब्वियसली सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल है, और तुमने, मुझे उम्मीद है कि तुम
सी राजा मोहन साहब के आर्टिकल्स जरूर पढ़ते हो और इससे तुम्हें एडवांटेजेस होंगे। सो द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडो पाकिस्तान रिलेशंस इन 2022 सी राजा मोहन सेज, तो ये 2022 में है तो बिल्कुल रेलेवेंट बात हो गई। द टू नेबर्स में वेल जस्ट मडल अलोंग इन 2022 but structural changes are altering the internal and the external context of bilateral relationship as well as regional balance of power। तो क्या बोल रहे हैं ऑथर, इसमें ही बोल रहे हैं, और अदर ये ऑथर भी नहीं है यार, इनसे बड़ा कौन, शायद ही देयर इज एनीवन हु कैन बी क्लेम टू बी अ बिगर एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस देन सी राजा मोहन सर। सो ही इज सेइंग दैट मे बी, हमको जिस उम्मीद से लग रहा है, ये 2022 के बिगिनिंग में था, तो आई होप तुम रियलाइज करो तब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, राइट। सो अब तब तो हमें से उम्मीद थी कि कुछ तो ठीक हो जाएगा, कि गलत हो जाएगा, क्या होगा। बट व्हाट डज द ऑथर से, और व्हाट डज सी राजा मोहन सर सेज, ही सेज दैट ऐसे जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट यस देयर माइट बी सम ऑल्टरेशन। अब तब तो किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अगेन सी राजा मोहन सर का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आई होप तुम पढ़ा करो। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में सी राजा मोहन सर के आर्टिकल्स आते हैं, तो राजा मंडला करके उनके पूरे पूरे ओपिनियंस आते हैं, ओपिनियन पीसेस होते हैं। सो यू शुड रीड दिस, कि हम एक बार वाजपेयी साहब का एक बहुत अच्छा, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन था, उसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बोलते थे। और उसका कहने का ये मतलब था, मतलब उस पूरे कॉन्टेक्स्ट का कहने में वाजपेयी जी ये बोल रहे थे कि नेबर्स जो होते हैं ना उसको बदले नहीं जा सकते। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट का ये पार्ट था कि नेबर्स जो है वो बदले नहीं जा सकते। तो उन्होंने कितनी अच्छी तरह से इस बात को पहचान लिया कि तुम एशिया में ठीक कर दो जी, सब ठीक है जी, यूरोप से रिलेशनशिप बना लो, अमेरिका से बना लो, रशिया से बना लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें मेंटेन करना है विद योर नेबरहुड। सो वी आर बाउंड बाय ज्योग्राफी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, ज्योग्राफी इज योर डेस्टिनी। अब तुम चाह के भी ज्योग्राफी से तो भाग नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लो। सो ज्योग्राफी इज योर डेस्टिनी एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट। सो चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमें रीजनल टाइज ठीक करना बड़ा जरूरी है। और अगर तुम्हें ये वर्ड मिल गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वर्क विद नेबरहुड। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इतना इंपॉर्टेंट थॉट था, वो आज हमको कितना रियलाइज करा। और ये बहुत पुराना आर्टिकल नहीं है, ये 17 मई 2022 का आर्टिकल है। सो तुम ऐसे आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं तुम्हें यूट्यूब पर बैठा के तो ये नहीं कर पाऊंगा, बट मैं प्लस क्लासेस में तो एक एक एडिटोरियल को भी डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस, जब आप यूट्यूब पर इसको देखोगे तो आपको कम से कम थोड़ी एनकरेजमेंट तो मिलेगी विद रिलेशनशिप टू ट्राइंग एंड मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन ओवर हियर। और ऐसे ही और तो सी राजा मोहन साहब का है, द पोटेंशियल जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस emerging out of crisis in Pakistan are likely to be very different from the patterns too familiar with us। तो जो पहला आर्टिकल से लेकर ये आर्टिकल में चेंज किया हुआ है, तो इमरान खान की गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट आउस्ट हो गई। सो अब हो गया कि यार अब तो एक अलग ही हालात हो गए। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ना ना अपने आप में एक एक रोलर कोस्टर राइड होता है। वाई? बिकॉज पता नहीं होता ये क्या होने वाला है, कुछ भी हो जाता है। एक तो ये पाकिस्तान में होता हर चीज अनस्टेबल रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, तो हमें उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी। सो हमने तो कभी ये सिचुएशन होते हुए नहीं देखा जो इमरान खान की सिचुएशन है। तो अगेन तुम नोटिस करो, एक अगर आपने एक ऑथर भी कंटिन्यू किया और आप उसको परसिस्टेंटली समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रहे, तो आप समझ जाओगे द वाइडर इम्पैक्ट ऑफ Pakistan's internal crisis. So again, see Rajamohan sir says its battles are tied to external geopolitical equations and rivalries। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो मैं ऑब्वियसली एडिटोरियल्स नहीं पढ़ा सकता, ये प्लस क्लासेस में पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें एक आइडिया जरूर मैं दे सकता हूँ कि कितना खतरनाक और कितने स्टाइल से आपको सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। The larger battle for Pakistan, political crisis unfolding in Islamabad, is not just an internal power struggle,
Pakistan's battles are tied to external geopolitical equation and rivalries. So ये सब इंडियन एक्सप्रेस में से मैंने साइट किया है, and I'm sure it is a great read for everyone, those who want to understand this. लेकिन ये तुम्हें सब समझ में आएगा जब तुम पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ पाओगे। तो आज से हम जो स्टार्ट करें इस पूरे सीक्वेंस को समझने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें ऑफ द हिस्ट्री, द डिवीजन within Pakistan, the thought process of Pakistan, the wars which we have fought against Pakistan, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। और ये सब कुछ समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा फ्रॉम द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो मोस्ट पीपल मस्ट बी नोइंग दिस, बट जस्ट बिकॉज हम लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि दैट द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जितना मुबारक मौका था उसके साथ साथ इट वाज also a very shocking day for us since the British India was divided into India and Pakistan. So India तो था ही, but then Pakistan was separated from India and Pakistan जो बना वो वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान, खैरपुर एंड सिलेट रीजन से बना, जहां पर की मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन से दोनों के बीच में लाइन खींच दी गई और जो लाइन खींची गई वो दोनों साइड से खींची गई। दोनों साइड से क्यों? क्योंकि इस साइड पे बना वेस्ट पाकिस्तान और इस साइड पे बना ईस्ट पाकिस्तान और ये जो लाइन थी ये थी द रैडक्लिफ लाइन। सो रैडक्लिफ जो कि हेड कर रहा था व्हाट इज कॉल्ड एज द बाउंड्री कमीशन ने जो लाइन खींच दी, ये लाइन इतनी मेजर खतरनाक लाइन हो गई कि अमंग्स द मोस्ट वॉलेटाइल एनवायरमेंट एंड द मोस्ट वॉलेटाइल बॉर्डर इन द वर्ल्ड बन के रह गया। सो इंडिया एक साइड पर वेस्ट पाकिस्तान और एक साइड पर ईस्ट पाकिस्तान से इंगल्फ हो गया। ये टू नेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट हो गया और ईस्ट पाकिस्तान अब ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा। 1971 वॉर के बाद इंडियन आर्मी ने और इंडिया ने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू बांग्लादेश। लेकिन तो आज का जो उस दिन का वेस्ट पाकिस्तान था आज का पाकिस्तान है, वो पहले भी एक मेजर चैलेंज था टू आवर फॉरेन पॉलिसी, आज भी एक मेजर प्रॉब्लम है टू आवर फॉरेन पॉलिसी। सो ये पुरानी कहानी है और ये काफी पुरानी कहानी है। सो ये आर्काइव से कुछ फोटोग्राफ्स जो तुमको शायद उस दिन को तुम्हारी हिस्ट्री में तुम्हें याद आएगा जब ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को एक फैसला किया और वो फैसला ये किया that the British India shall be divided into India and Pakistan. So India रहेगा और इंडिया में से पाकिस्तान सेपरेट हो जाएगा, primarily due to the demand of मोहम्मद अली जिन्ना। सो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की एकमात्र डिमांड बार बार सेम रिपीटेड दीवार कि भाई हमको दो सेपरेट कंट्री, हमें दो एक सेपरेट ऑटोनॉमस डोमिनियन और हमको वो सेपरेट ऑटोनॉमस डोमिनियन चाहिए चाहे जो मर्जी हो जाएगा। ओके, और उसकी डिमांड थी पाकिस्तान, राइट। सो ये पाकिस्तान की इनकी डिमांड बड़ी पुरानी थी। ये जब क्रिप्स मिशन आए थे तब भी ये लोग डिमांड कर रहे थे, फिर उसके बाद जब सेकंड कैबिनेट मिशन आया तभी भी ये डिमांड कर रहे थे। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना स्टार्ट कर दिया 9 दिसंबर 1946 को, तब भी इन्होंने बॉयकॉट किया। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन, मतलब दुनिया भर के राइट्स हो रहे थे। फाइनली लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून प्लान दिया, ऑल्सो कॉल्ड एज द माउंटबैटन प्लान, और पहली बार ब्रिटिशर्स को ने सो कॉल्ड प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर लिया कि देयर हैज टू बी व्हाट इज कॉल्ड एज पार्टीशन। लोगों के घर के बीच में से दीवारों के साइड में से वो लाइनें खींच दी गई, कोई सोचा नहीं गया, कुछ समझा नहीं गया।
इनफैक्ट 15 अगस्त 1947 की सुबह तक तो किसी को यही नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान का है, कौन सा पार्ट इंडिया का है। देयर वर वाइड स्केल राइट्स, वाइड स्केल मर्डर्स एंड लूटिंग एंड नेम इट। मतलब लोग बोलते हैं ये पार्टीशन है, मैं बोलता हूँ काय का पार्टीशन है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लडीएस्ट सिविल वॉर था। और ये इतने दुख का टाइम था कि जब हम अपनी इंडिपेंडेंस तो को हम सेलिब्रेट करने चाहते थे, उस दौरान पड़ोसी एक दूसरे को कत्लेआम में खत्म कर रहे थे। और ट्रेन भर भर के इधर से कोई वेस्ट पाकिस्तान से पंजाब की तरफ और कोई पंजाब की तरफ से या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाए थे। 15 लाख ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर्स को मान ले अंदाजा मार दिया जाएगा तो 15 लाख men and women and children was slaughtered in this war. So ब्रिटिशर्स ने हमको जाते जाते एक और धोखा दिया और 15 लाख, माय फ्रेंड्स 15 लाख। ओके, आज यूरोप में यूएस में 2000 200 300 400 500 कैजुअलिटीज की बात की जाती है तो ह्यूमन राइट्स के दुहाई दी जाती है। यहाँ पर क्या है, 15 लाख लोग मारे गए। और वो सिचुएशन, वो जो दिल में चोट लग गई, वो हमारे रिलेशंस में भी आई। एंड दैट वाज द वन व्हिच स्टार्टेड वन आफ्टर अनदर wars. तो एक तो वी हैड अ वेरी वेरी वायलेंट बिगिनिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन। और ये पार्टीशन भी जो था, ये द फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री था, क्योंकि ये कहानी भी ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी इन व्हाट इज कॉल्ड एज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और ये बहुत पुरानी कहानी थी, ये हम लोग को साथ में रहने नहीं देते थे। चाहे वो लॉर्ड मिंटो था जिसने कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम किया था, राइट, और अपीजमेंट पॉलिसी की शुरुआत की थी, ये बड़ी पुरानी दास्तां है। हमने तो इसका लास्ट मैनिफेस्टेशन देखा, फिर पार्टीशन का सिचुएशन हुआ, और फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनको और कुछ तो एजेंडा था नहीं। उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि उन्होंने तो ऐसे टाइम पास में ही लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। दे न्यू वेरी वेल दैट दे हैड नो एजेंडा फॉर अ सक्सेसफुल कंट्री। इट वाज अ कंप्लीटली फेल्ड ओपिनियन। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ वाज रिपेंटिंग एट अ लेटर स्टेज कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बट इट वाज वो क्या बोलते हैं ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तक सब कुछ हो चुका था। पाकिस्तान ने अपने लिए एक और एजेंडा क्रिएट कर दिया, जिस एजेंडा का भी कोई आधार नहीं है, लेकिन उनको बड़ा मजा आता है ये सब करने में, और वो था कश्मीर। सो पाकिस्तान से अपनी कंट्री संभाली नहीं जाती, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो ये लोग अचानक ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं। और 1947 ऑनवर्ड्स ही ये लोग डिमांड करने लग गए कि कश्मीर शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने राजा हरि सिंह को बहुत धमकी दी, ओके, बहुत समझाया, अलग अलग तरह से वार्निंग नोट्स भेजे। देर आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड वार्निंग नोट्स जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने राजा हरि सिंह को क्लियरली मेंशन किया था दैट द टाइम हैज कम दैट कश्मीर शुड मेक अ चॉइस, एंड इन केस दे डोंट मेक अ चॉइस देन दे विल हैव टू फेस द रिपरकशंस ऑफ दैट। राजा हरि सिंह ने जब नहीं माना तो पाकिस्तान ने वो करना स्टार्ट किया जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। एंड दे डिड व्हाट इज कॉल्ड एज और व्हाट इज लेटर वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट कश्मीर वॉर ऑफ 1947-48। आई होप तुमको पूरी स्टोरी समझ में आ रही है। ओके, सो 1947-48 का जो कश्मीर वॉर था उसका बैकग्राउंड भी तुम्हें पता होना बड़ा जरूरी है। सो 1947-48 का वॉर समझने से पहले तुमको जनरली द मैप, ओके, एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये मैप एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट होगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो कश्मीर है ना, ये पूरा का पूरा कश्मीर, ये पूरा का पूरा कश्मीर जो किसी भी कलर से इस टाइम पे मार्क्ड है वो एक्चुअली इंडिया का है। देयर इज नो डिस्प्यूट और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट अबाउट इट
बिकॉज राजा हरि सिंह जो रीजेंट ऑफ और द किंग ऑफ कश्मीर थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। सो 26 जुलाई 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। और जो लोग ये इसको क्लेम, जो लीगली इसको चैलेंज करते हैं ना, वो एक बार पढ़ लें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये आर्काइव्स में है, उनकी खुद की सिग्नेचर्स में मिल जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उन्होंने क्लियरली उसमें मेंशन किया था, आई annex myself or I accept the accession to India। तो और सिग्नेचर किया है। और उसका जो क्लॉज 9 है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है that I am representing the people of Jammu and Kashmir in the words this will be binding to my heirs, to my successors, everyone who rules Kashmir। इन अदर वर्ड्स, ये एक कंप्लीट एक्सेशन था, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। इनफैक्ट अगर इसमें कोई जल्दबाजी करने का स्कोप होता तो ये सारे पाकिस्तान की डूइंग थी। क्या डूइंग थी? सो पाकिस्तान के साथ स्टोरी पुरानी हो गई। पाकिस्तान, एज आई सेड, वाज एन इररिस्पांसिबल बिहेविंग कंट्री, जो हमेशा से करते हैं। जब राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान को मना किया कि जी हम तो नहीं, किसी को नहीं ज्वाइन करें, नाम इंडिया को ज्वाइन करें, नाम पाकिस्तान को ज्वाइन करें, हम तो कर रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। बिकॉज स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के अनुसार कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर वो अपने आप के लिए एक इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट करना चाहता था। राजा हरि सिंह की इस बात से ना इंडिया एग्री कर रहा था, ना पाकिस्तान एग्री कर रहा था। लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है एंड दैट इज व्हाई इंडिया लेफ्ट इट टू राजा हरि सिंह टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डिसाइड। पाकिस्तान से रहा नहीं गया। पाकिस्तान ने लॉन्च किया जिसको बोला जाता है ऑपरेशन गुलमर्ग। सो पाकिस्तान ने लॉन्च किया व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन गुलमर्ग। और करीब 2000 ट्राइबल पीपल, ओके, 2000 ट्राइबल मर्सिनरीज, जिनको मर्सिनरीज बोला जाता है, जिनको पेमेंट देकर लड़वाया जाता है, उनको 21 टू 22 अक्टूबर 1947 से बोल दिया अटैक कर दो मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद, जो कि आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रीजन है, ओके, वहां से ये इन कबालियों ने अटैक करना स्टार्ट किया। उससे पहले इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दिया था। कश्मीर में इन्होंने भड़का दिया था लोगों को कि टैक्स मत देना राजा हरि सिंह को। फिर उसके बाद ये मिलिट्री अटैक हुआ। अब कम मजेदार बात यहाँ पर ये थी कि राजा हरि सिंह वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी जो छोटी मोटी आर्मी है, जो उनके सोल्जर्स है, वो इनफ होंगे इनको रिपेल करने के लिए। लेकिन वो थोड़े दिनों में राजा हरि सिंह को रियलाइज हुआ कि या तो वो केपेबल नहीं है या वो लड़ना नहीं चाहते। आइदर वेज, उसके बाद इट वाज एन ओपन टेरिटरी फॉर दीज मर्सिनरीज। ये लोग ऐसा एक के बाद एक एरिया को करते गए। कुछ ही कुछ दिनों में प्रैक्टिकली इट वाज फॉलोइंग लाइक डोमिनोज। एक और दिक्कत थी, जो मैं तुम्हें सारी डिटेल बता रहा हूँ तो तुम लोग, ताकि मैंने बोला ये कंप्लीट कवरेज पढ़ाऊंगा मैं। एक और दिक्कत ये थी कि ये वाला जो पार्ट ऑफ कश्मीर था, ओके, जहां से इन्होंने अटैक किया था, यहाँ पर मोटरेबल रोड्स बहुत थी। और एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कश्मीर, जहां पर रोड्स इतनी ज्यादा अच्छी से नहीं बनी हुई थी, तो इनके तो लॉटरी लग गई थी। ये तो एक के बाद एक एरिया को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जहां पर बड़ा होशियारी से बोलता है कि भाई हमें तो कश्मीर चाहिए, कश्मीर के लिए हम बड़े अच्छे हैं, फलान ढमकान। लेकिन जो सच्चाई है कि ये लोग सिर्फ प्लंडर करने आए थे, ये सिर्फ लूट रहे थे। देयर वर, जहां पर भी रुक रहे थे ये लोग जमीनों को, यू नो, प्रॉपर्टीज को, मेन विमेन चिल्ड्रन स्लॉटर करते हुए आ रहे थे। दे वर कंप्लीट प्लंडरर्स, नथिंग एल्स। जब बात हाथ से निकल गई और राजा हरि सिंह को समझ में आया, ओहो ये तो लगता है बात हाथ से निकल गई, राजा हरि सिंह वेंट टू इंडिया। सो व्हेन राजा हरि सिंह वेंट टू इंडिया, एंड राजा हरि सिंह वेंट टू हिमसेल्फ टू इंडिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राजा हरि सिंह वेंट हिमसेल्फ टू इंडिया, वॉलंटरली गए। एंड ही वेंट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू साहब। एंड उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ही सेड आई एम रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो उन्होंने खुद साइन किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करता हूं। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग
कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन को देखोगे तो उसमें ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जिस पर लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन एक जरूरी बात को कोई इग्नोर, सब लोग इग्नोर करते हैं, और इसलिए लीगली देखना सीखो। उसमें क्लियरली लिखा है कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बाद में है, राइट, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार वो इंडिया का ही पार्ट है। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में यस थोड़ा सा सिचुएशन जरूर थी कि क्लॉज 7 क्लॉज 8 अलग था, उसमें स्पेशल स्टेटस की वगैरह वगैरह की बात थी, लेकिन वो सब टेम्पररी प्रोविजंस थे। Point to remember over here is that under no circumstances इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन में कोई और कंडीशन थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल आयोटा ऑफ डाउट दैट जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन is an integral part of India. There is no ifs and buts about it because this instrument of accession was voluntarily signed by the regent, the king of Kashmir. So at that time, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, वैसे ही इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया गया कि अब बचाओ श्रीनगर। एंड तब तक ये कबालिए राइट पहुंच चुके थे वेरी क्लोज टू श्रीनगर, बट एज आई टोल्ड यू ये सब लोग लुटेरे थे और ये लोग बारामूला पर आकर रुक गए। सो दे स्टॉप्ड एट बारामूला, और बारामूला के आगे ये लोग सोचे कि हम बाद में कर लेंगे, लेकिन वही जो टाइम होता है ना, कहते हैं ना कि अगर तुम सही नियत से रहोगे तो भगवान तुम्हारा साथ देता है। वही हुआ, इंडियन आर्मी को थोड़ा सा टाइम मिल गया, डेकोटा एयरप्लेन से हमारे आर्मी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वहां पर लैंड किए और हमने स्टार्ट किया द रेस्क्यू ऑफ कश्मीर। और फटाफट पहले पट्टन को, फिर शालाटेंग को, फिर बारामूला को, फिर पूरी पूंछ एरिया को हमने फटाफट रिकैप्चर किया। और ये जो कबालिए थे इनको समझ में आ गया कि ये इंडियन आर्मी है, और एक के बाद एक ये एरिया रीऑक्युपाई हुआ। बट देन फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट्स एट दैट टाइम, एट अ पॉइंट जिसको सीज फायर लाइन बोला जाता है, वहां पर से इंडियन आर्मी को बोला गया इसके आगे प्रोसीड मत करना। और वही सीज फायर लाइन कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949 में डिसाइड हो गई, और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से ये पार्ट है कि जहां ये रुक गए, ओके, जहां ये रुक गए वो एरिया के आगे का पार्ट इलीगल ऑक्यूपेशन में है पाकिस्तान के। सो दैट इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, वेदर दे विल एडमिट इट और नॉट। लेकिन अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सुन लें कि वो गलत कर रहे थे। दे वर नॉट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ लॉ। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये इलीगली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। एंड सिमिलरली उन्होंने बाद में ये एरिया ऑफ द शाक्सगाम वैली चाइना को दे दिया। बताओ, एक तो पहले एरिया इलॉजिकली और इलीगली ऑक्यूपाई करो, फिर उसके बाद चाइना को दे दो, ओके। और ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी चाइना ने लद्दाख का पार्ट इलीगली ऑक्यूपाइड किया है, जिसको बोला जाता है द अक्साई चिन रीजन। तो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि ये दोनों ही नेबर्स को पता होना चाहिए कि दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन दे जस्टिफाई कि ये दोनों के दोनों रीजन्स ये लोग क्यों बैठे हुए, इनको छोड़ के बोलो चले जाओ। लेकिन वो दिन अभी तक आया नहीं है, आई एम श्योर जल्दी आएगा, दैट दे विल बी मेड टू रिलीज और वेकेट द पार्ट ऑफ कश्मीर एंड जम्मू एंड लद्दाख which is ours. So this was the beginning of the entire war, and I told you कि कराची एग्रीमेंट में हमने फाइनली सेटल किया 18 जुलाई टू 27 जुलाई 1949 को deliberations हुए under the auspices of the Truce Committee of the United Nations Commission for India and Pakistan। और ये जब कराची एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट के अनुसार हमने बनाया सीज फायर लाइन। अब यहां तक तो किसी को कोई दुख ही नहीं होना चाहिए, हाँ, इसमें कोई दुख की बात ही नहीं, लेकिन दुख हुआ क्योंकि अब मैं जैसे तुम्हें बता रहा था, एक बहुत ही मेजर टेक्निकल इशू हो गया।
तो पहले मैं तुमको ये कराची एग्रीमेंट की ये लाइन पढ़ाता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो सीज फायर लाइन बना दी जा रही है, तो ये क्या है, सीज फायर लाइन। तो ये एग्जैक्टली वहीं का वही डॉक्यूमेंट ऑफ कराची एग्रीमेंट का स्क्रीनशॉट है। तो तुम लोगों को मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ तुम अब रियलाइज कर ही रहे होंगे। तो ये जो सीज फायर लाइन है, राइट, इसकी डायमेंशन दी गई। अब तुम्हें ये नोटिस होगा अगर तुम थोड़ा बहुत मैप रीडिंग के बारे में जानते हो, सो मैप्स जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ऐसे बताया जाता है कि मैप का रेफरेंस नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जनरल पॉइंट ईशमान मानूस गंगाम गुंडरमन .1362 जनकार मरमग नाथसर शंगुत एक्सेट्रा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर लाइन चालुका ऑन द शोक रिवर और खोर के बाद कॉमा डाल के कुछ लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? जगह नहीं लिखी, जगह नहीं लिखी मेरे बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है। यहां पर जगह नहीं लिखी, यहां लिख दिया गया देंस टू द नॉर्थ ऑफ ग्लेशियर्स। क्या बोल दिया गया? देंस टू द नॉर्थ ऑफ ग्लेशियर्स। मतलब कमाल हो गया। मतलब ये इतने से, मतलब ये देखो, ये जो 5 वर्ड्स है ना, इसने दुनिया बदल दी। तो कहते हैं ना कि कभी कभी खता लम्हे करते हैं और सदियां सजा पाती है। ये वही वाली बात है। इस लाइन पर थोड़ा सा तवज्जो दो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। ये क्या बात है? तो यहां तक लाइन डिफाइंड थी, ये भी डिफाइंड है, डिफाइंड है, डिफाइंड है, डिफाइंड है, डिफाइंड है, डिफाइंड है। सब जगह का नाम, पॉइंट्स का नाम, जगह का नाम, पॉइंट्स का नाम, और फिर लिख दिया देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। मतलब इसके आगे लाइन डिफाइन नहीं की गई, सिर्फ ये बात बोला गया कि वो उत्तर दिशा में जाएगी टुवर्ड्स द ग्लेशियर्स। उत्तर तो बहुत लंबा उत्तर होता है, वही वाला सिचुएशन है। तो ये सिग्नेचर हो गया है कराची एग्रीमेंट में ऑन 27 जुलाई 1949। यानी कि हमारी सीज फायर लाइन हो गई है, और वो जो सीज फायर लाइन है वो डिफाइंड है, वो डिफाइंड है टिल पॉइंट NJ9875। तो पॉइंट NJ9842 तक ये डिफाइंड है, और उसके बाद ये लाइन डिफाइंड नहीं है। मैं फिर समझाने की बात कर रहा हूं। द कराची एग्रीमेंट सेक्शंस ने डिमार्केट कर दी सीज फायर लाइन खोर से लेकर 9842 तक। ये मैप कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन उसके आगे डिफाइंड नहीं है। उसके आगे लिख दिया देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं फिर समझा देता हूं। और ये मैप यहां पर तुम्हें समझाएगा। मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये मैप एग्जैक्टली डायमेंशनली या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी या फिर जो भी होता है टेक्निकलिटीज वो सेम है। दिस इज कंसिडर दिस मैप एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैप जो केवल रीडिंग के लिए है। सो ये रिप्रेजेंटेटिव मैप में तुमको दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक सीज फायर लाइन बनाई है, और सीज फायर लाइन कराची एग्रीमेंट में एग्री हो रही है। ये देखो ये दिखता जा रहा है, ध्यान से देखते जाओ इशारों को। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये वही सीज फायर लाइन है जिसको आजकल तुम लोग LOC बोलते हो, क्योंकि ये LOC हमने शिमला एग्रीमेंट में डिसाइड कर ली थी। और ये सीज फायर लाइन यहां से यहां तक डिफाइंड है, और यहां होने वाला है सारा का सारा गड़बड़, क्योंकि ये डिफाइंड है NJ9842। अब क्या दुख है? दुख ये है कि NJ9842 जो है वो वहां तक तो डिफाइंड है, उसके बाद लिख दिया नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। इसको बोलते हैं नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। अब जी नॉर्थ तो नॉर्थ है, ओके, पाकिस्तान को लगता है ये नॉर्थ है। अच्छा, तो पाकिस्तान का अपना नॉर्थ भी अपने मूड से करते हैं। तो पाकिस्तान बोलते हैं देखो ये नॉर्थ है, दिख रहा है नॉर्थ, ओके। और हम बोलते हैं ये तुम्हारा नॉर्थ कितना अलग सा नॉर्थ क्यों है?
हमें तो लगता है ये नॉर्थ है क्योंकि ये जा रहा है नॉर्थ पोल की तरफ, ओके। पाकिस्तान बोलता है ना, जो हमको अच्छा लगता है वो ये नॉर्थ है। तो पाकिस्तान इसके आगे नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स इस लाइन को मानता है, ओके। और इंडिया ऑब्वियसली इसको नहीं मानता। अब ये क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम इसको नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स पाकिस्तान की क्लेम लाइन मान लो, तो अगर पाकिस्तान की क्लेम लाइन मान ली जाए नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, तो ये सारा रीजन जो कि सियाचिन ग्लेशियर का रीजन है, ओके, ये पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाएगा। और पाकिस्तान इससे ज्यादा खुश तो होता नहीं, ओके, कि भैया हम सारा रीजन हमारा ही हो। इनका इनका बस चले तो ये नॉर्थ तो यहाँ से क्या ये सीधा यहाँ भी डाल दे, इनका क्या जा रहा है, ओके। तो पाकिस्तान को जितना मर्जी समझाओ, उनको लगता है ना ये है हमारी क्लेम लाइन। इंडिया ऑब्वियसली इसको डिस्प्यूट करेगा और इंडिया के अनुसार लाइन यहां होनी चाहिए, राइट, नॉर्थ टू द ग्लेशियर। अब सिचुएशन ये था कि ये प्रॉब्लम तो 1949 में हुई थी, यस, या अगर ये हुई भी थी या अगर नोटिसेबल भी थी तो ये 1949 की है। तो थोड़ा बहुत ख्याल ये आता है कि इसकी आज हम बहस क्यों चल रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आया ये सियाचिन रीजन का आता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंगली इसको रोज गार्डन, इसका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अनुसार ये इसका मतलब होता है रोज गार्डन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रोज गार्डन जो है, जिसको रोज गार्डन मतलब होता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये डिमार्केटेड नहीं है, बिकॉज यहां पर डिस्प्यूट इसलिए हो गया बिकॉज पाकिस्तान को नॉर्थ कुछ और ही लगता है। और पाकिस्तान को नॉर्थ इसलिए लगता है क्योंकि पॉइंट NJ9842 के आगे जो लाइन थी उसको कभी डिमार्केट नहीं किया गया। सो मैंने पाकिस्तान का अगर हम थॉट प्रोसेस देखेंगे तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इज ऑन द रॉन्ग साइड, लेकिन उस टाइम पर हमने इसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तो तुम्हारे मन में दो ख्याल आएंगे कि इसका ख्याल किया क्यों नहीं गया। हाँ, ये वाला भी पॉइंट है। तो पहले हम उनसे पूछते जिन्होंने ये लाइन बनाई। हाँ, तो पहले ये लाइन बनाते हैं। तो अगर हम लोग इस इन सब से पूछे, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जिन्होंने कराची एग्रीमेंट हमारे साथ करा दिया, तो उनसे ये बात पूछनी बनती है ना कि भाई तुमने जब सब कुछ कर लिया था तो पॉइंट NJ9842 के बियॉन्ड क्यों नहीं डिफाइन किया। तो यूनाइटेड नेशंस वाले बोले कि दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हमको ऐसा लगा कि तुम लोग समझदार कंट्रीज हो, तुम लोग क्या है ना, मैटर जल्दी जल्दी डिस्प्यूट सेटल होने वाला है। तो एक तो रीजन हमको ये लगा कि यार एक तो ये होना चाहिए सिचुएशन कि तुम्हारे बीच में सेटलमेंट हो जाएगा, तो ये टेम्पररी सा है, इसमें इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, ओके। और दूसरा रीजन इनको ये लगा कि 9842 के आगे जो रीजन है जिसको हम सियाचिन बोलते हैं, तुमने कभी कभी टीवी पे देखा होगा, तो सियाचिन वगैरह रीजन इतना ज्यादा कोल्ड है वहां पर, इतना खतरनाक माइनसेस में टेम्परेचर होता है, ओके। कोई इंसान तो वहां पर जी नहीं सकता। और जब कोई इंसान जिएता ही नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स के जीने की जगह ही नहीं है, तो काय का डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट ही नहीं होगा। हाँ, इन्होंने हमारी दुश्मनी पहचानी नहीं। मतलब इनको मालूम नहीं था कि हमारा बदकिस्मती ऐसी थी कि हमारा नेबर ऐसा है, एक पाकिस्तान ऐसा है जो चाहे वहां पे कुछ भी हो ये वहां पर क्लेम करके छोड़ेंगे। सो इन्होंने पाकिस्तान को ढंग से पहचाना नहीं। और वही हुआ, इसी वजह से कि उनको लगा कि यहाँ पे तो कोई रहेगा नहीं, किसी ह्यूमन बींग का कोई लेना देना नहीं होने वाला, तो छोड़ दो ना यार, इस इतने एरिया के लिए क्या करना है। और दैट इज वाई ये जो एम्बिग्यूटी आई और ये जो कंप्लीशन नहीं हुई, ओके। अब पाकिस्तान को कौन बैठ के समझाता जाए कि नॉर्थ का मतलब क्या होता है, तो वो तो ये समझते नहीं है। एंड दैट इज वाई एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहली प्रॉब्लम जो इन्होंने कश्मीर के लिए इशू किया, हमने उनको वहां से बाहर निकाला। अब इन्होंने दूसरा इशू स्टार्ट कर दिया एंड दैट वाज सियाचिन। ओनली बिकॉज तो एक से दूसरा कनेक्ट होता जा रहा है, ओके। और पाकिस्तान हमारे साथ एक हेडेक के बाद दूसरी हेडेक दे रहे। सो हमारे लिए जो प्रॉब्लम आ गई वो फर्स्ट द डिस्प्यूटेड एरियाज आ गया और व्हाट इज कॉल्ड एज सियाचिन। सो द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, दिस इज सियाचिन। और किसी ने नहीं सोचा था
कि ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना मेजर डिस्प्यूटेड पॉइंट हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल बिकॉज पाकिस्तान को नॉर्थ की डायरेक्शन कुछ और लगती है, उसकी क्लेम लाइन कुछ और है, और NJ9842 के आगे ये सीज फायर लाइन डिफाइंड नहीं। क्या होगा सियाचिन में, क्या डिस्प्यूट है, हमने कैसे पढ़ा, कैसे इसको समझा, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो मुझे उम्मीद है कि इतने से टाइम में भी मैंने तुमको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि जब हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कराऊंगा तो उसका मतलब क्या है। So great opportunity for all of you. Please don't miss this offer. और जो भी लिंक्स की मैंने बात की है इस क्लास में वो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सीरीज और हम कंटिन्यू करेंगे। बट तब तक याद रखिएगा, मेगा एक्सटेंशन ऑफर एट 20% डिस्काउंटेड प्राइसेस इज अवेलेबल। 29 जुलाई तक अवेलेबल है और ना सिर्फ तुम्हें 20% डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, यू कैन गेट अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन। तुम्हें कोड याद रखना है SIDLIVE, SIDLIVE. You are a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. In the words of an academy, let's track it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.